नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 अप्रैल 2011 को गुजरात के गांधीनगर में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज भूकंप की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सभी क्षेत्रों में गुजरात की चर्चा प्रमुख रूप से होती है, क्योंकि गुजरात पहला ऐसा राज्य बना जो 2001 की भयानक आपदा के बाद 3 साल के भीतर भीतर बाहर आया, और यह अपने आप में एक यूनिक घटना है। मित्रों, आज भूकंप के पुनर्वसन की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के सभी क्षेत्रों में गुजरात की चर्चा प्रमुख रूप से होती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड और एकेडमिक वर्ल्ड ने यह माना हुआ है कि कहीं पर भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज होती है, भयानक हादसे होते हैं, तो समृद्ध देशों को भी उन स्थितियों से बाहर आने में कम से कम 7 साल लगे हैं, 7 years। और ये पिछले 50 साल का आकलन है। गुजरात पहला राज्य ऐसा बना 2001 के भयानक आपदा के बाद 3 साल के भीतर भीतर विदिन 3 years we came out from this disaster। ये अपने आप में एक यूनिक घटना है, और तब जाकर के दुनिया का ध्यान जाता है कैसे हुआ। इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतने बड़े स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, कहीं रूरल हाउसिंग का प्रॉब्लम, कभी अर्बन हाउसिंग का प्रॉब्लम, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, इवन हॉस्पिटल। यानी अर्थक्वेक के बाद जहां सबसे पहली सेवा की रिक्वायरमेंट वो हॉस्पिटल का गिर जाना, डॉक्टर तक के सब लोगों का बलि चढ़ जाना, और ऐसी परिस्थिति में लोगों की सेवा कैसे होगी, लोगों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। ऐसे भयानक वो दिन थे, और दुनिया ने मान लिया था गुजरात जैसे मौत की चादर ओढ़ करके सोया, अब शायद गुजरात दोबारा खड़ा नहीं होगा। इस सारे विपरीत काल में जो काम गुजरात में हुआ है, और मैं तो चाहूंगा, हमारे रेड्डी जी ने कहा कि गुजरात ने बहुत इनिशिएटिव लिए, देश को आज काम आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक इच्छा है, अगर भारत सरकार इसमें इनिशिएटिव ले, अर्थक्वेक के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद रिकंस्ट्रक्शन के साथ लाइवलीहुड, रिहेबिलिटेशन, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्ट बनाना, गवर्नेंस में सिस्टम में लाना, मॉनिटरिंग व्यवस्था खड़ी करना, ये जितने प्रकार के काम हुए हैं, क्यों न हमारे देश में यूनिवर्सिटीज को कहा जाए कि आप स्टूडेंट्स को इन भिन्न विषयों पर पीएचडी करने के लिए लगाइए। और अभी तो बहुत दूर की बात नहीं है, ये 10 साल यानी बहुत दूर की बात नहीं है, और 40-50 भिन्न भिन्न विषयों पर देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी के राज्यों के स्टूडेंट्स रिसर्च करें, पीएचडी करें, और वो उसमें कुछ कमियां भी ध्यान में आएगी, अच्छाइयां भी ध्यान में आएंगी, नई इनिशिएटिव भी ध्यान में आएंगी, और एकेडमिक दृष्टि से अगर ये वॉल्यूम्स तैयार हो गए, वे आने वाली सदियों तक लोगों को काम आएंगे। और मैंने इस दिशा में इनिशिएटिव लिया था। मैंने देश के सभी गवर्नर्स को चिट्ठी लिखी थी 2005-2006 में, और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यू आर चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप अपनी यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए गुजरात भेजिए। 2 साल तक जब तक वो रिसर्च करेंगे, उनका रहने खाने का सारा प्रबंध हम करेंगे।
और ये यूथ को सेंसिटाइज भी हो करने का अवसर भी मिलेगा। एट द सेम टाइम हमारा कितना ही अच्छा हुआ होगा, फिर भी उसमें से भी सीखने के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी रहती है जो दुनिया को काम आएगी। लेकिन हमारे देश की कुछ कमियां ऐसी हैं कि हम बहुत सी चीजें इन एडवांस में कर नहीं पाते हैं, और अभी तक वो काम मैं कर नहीं पाया हूं। मैं अभी भी चाहता हूं कि नौजवान आगे आए। मुझे 2 साल पहले यूएस के यूनिवर्सिटी के 2 बच्चे मिलने आए थे। वे मोरवी के मक्सू डैम की होनारत पर पीएचडी कर रहे थे। यानी आज उसको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अब वो उस पर कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये इमीडिएट है, तुम ये करते तो तुम्हें इतना मटेरियल मिल जाता, रेडीली अवेलेबल सारे रिसोर्स थे। तो जब हम ये एक्सपीरियंस शेयर के लिए एक सेमिनार कर रहे हैं, हम आगे के लिए कुछ सोच सकते हैं क्या? जैसे रेड्डी जी ने आज एक अर्बन फ्लड की चिंता जताते हुए क्या किया, व्हाट डूज एंड डोंट्स के संबंध में कुछ गाइडलाइंस दी है। ये बात है हिंदुस्तान और दुनिया की मानव संस्कृति का विकास जो हुआ है, तो पूरे विश्व की मानव संस्कृति का विकास नदियों के किनारे पर हुआ है। दुनिया के कहीं पर भी जाएंगे और नदी है तो फ्लड स्वाभाविक है, उसका इनबिल्ट नेचर है। और इसलिए वो एक तो व्यवस्था थी, और दूसरा अर्बन डेवलपमेंट के जो रूप बने, और वो भी मुझे किसी ने बताया था कि एलए में एक कानून है, लॉस एंजलिस में, कि वहां जमीन की जो रचना है उसमें कंस्ट्रक्शन करते समय कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर वहां छोटा मोटा हील है तो आपको उसके अनुकूल अपना मकान बनाना पड़ेगा। आप उसको प्लेन कर दो फिर बना दो, ये नहीं चलता। और उसके कारण जो नेचुरल पानी जाने के रिसोर्सेज थे वो वैसे इंटैक्ट रहे, और बीच बीच में अपनी अपनी जगह विकसित करते गए और लोगों ने अपना काम कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, कहीं पर भी काम शुरू होना है तो सबसे पहले बुलडोज करो, प्लेन करो, प्लेन करने के बाद करो। नौजवानों को मजा आया। यानी हम, और क्योंकि हमारी साइकी बनी है, नहीं मकान तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कमरा नीचे हो और दूसरा इधर हो, तीसरा इधर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और नीचे छोटी पर्वती हो, ये कैसे? यानी ये जो हम लोगों की सोच है, और इस सोच का परिणाम है कि पानी के जो नेचुरल पानी जाने के रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। दूसरा, मुझे याद है कि कभी कभी मुझे लगता है कि सेमिनार कई लोगों के लिए करने की आवश्यकता है, और एनडीए में जरा इस विषय में कोई इनिशिएटिव ले। कभी मुझे लगता है कि पूरी हमारी जस्टिस सिस्टम, उनके सामने क्या डेंजर है, उसके 3-4 दिन के सेमिनार करने की जरूरत है। वरना अगर मैं बड़ी ड्रेनेज लाइन के लिए जमीन एक्वायर करूंगा तो स्टे आएगा। वो कहेंगे भाई अभी लोग तो 1 लाख है, इतना पानी जाना चाहिए, इतने पानी के लिए इसी साइज की पाइप चल जाती है, तुम इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? और वो कानूनन तो सही होते हैं। और मैं अगर वो छोटी पाइपलाइन वाली ड्रेनेज पूरा करता हूं तब तक पॉपुलेशन 2 लाख हो जाती है, तो वो पानी ले जाने की ताकत उनकी खत्म हो जाती है, और फिर पानी जाएगा कहां से? और फिर मैं फ्लड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे मछुआरों को हटाना है और वहां पर समुद्र का पानी अंदर ना आ जाए और शहर का पानी बाहर जाए, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना है। लेकिन फिशरमैन का राइट है, जस्टिस का विषय है, जुडिशरी का है कि तुम फिशरमैन को नहीं हटा सकते हो, सूरज डूबे तो डूबे, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि उनके लिए भी जब जिम्मेवारी है, उनकी कानूनी रक्षा करना है, उनको गरीब से गरीब नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना उनका दायित्व। दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ
experience and knowledge, we are creating more and more problem. और इसलिए हमें उसी प्रकार से हमने अभी जापान को इतनी बड़ी भयंकर हादसा से देखा। ईश्वर करे दुनिया के किसी देश पर ऐसी आपत्ति अचानक ना आए। एक साथ 3 प्रकार की समस्याएं, अर्थक्वेक, सुनामी, एटमिक, कितने लोग मरे। अभी भी मैं अपने कुछ मित्रों के साथ संपर्क में हूं, कहीं तो भी अभी भी डेड बॉडी निकलता है। आज कितने दिन हो गए, लेकिन मैंने अभी तक टीवी पर एक भी डेड बॉडी नहीं देखा है। अभी तक नहीं देखा, कहीं ब्लड नहीं देखा, कहीं लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, नहीं देखा है। कहीं ऑपोजिशन जुलूस निकाल रहा है, नहीं देखा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट झगड़ा नहीं कर रही है। सब मिलकर के ये आपत्ति है। उस समय हमारा व्यवहार क्या होगा, हम किस भाषा में बोलेंगे, हम दर्द के साथ, संवेदनाओं के साथ कैसे काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे यहां ट्रेनिंग अनिवार्य बन गई। अगर हम किसी का दोष नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं मुझे कैसे करना, मुझे मालूम ही नहीं। मुझे याद है, मैं कंधार में हमारा विमान हाईवे था और जिनके परिवार के लोग विमान में थे, उनको तो पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है, उनका गुस्सा होना भी बड़ा स्वाभाविक है। और वो अपना बैलेंस खो के हम समझ सकते हो, 300 परिवार के लिए हम कोई शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन उनको कोई ऑर्गेनाइज कर करके जुलूस निकलवाए, और दुर्भाग्य ये हो कि उस जुलूस को ग्लोबली टेलीकास्ट किया जाए और उसका खबर वो टेररिस्टों को विमान में मिलता है। वे तुम चिंता मत करो, हिंदुस्तान में तो सरकारी फंसी पड़ी है, वहां तो ये जो परिवार वाले हैं वो निकले हैं, तुम बैठे रहो, तुम्हें जो मांगोगे मिल जाएगा। अगर यही चलेगा, मैं मुझे याद है, ये रुपेन कटियाल जिसको दुबई में गोली मार दी, उसके परिवार को मिलने गया था। कितनी बड़ी भयंकर आपदा थी। बेटा शादी के बाद हनीमून के लिए गया हो और घर डेड बॉडी आया हो, उस परिवार पर क्या बीती होगी। लेकिन इस आपत्ति के समय हमें क्या बिहेव करना चाहिए। मैं वहां उनकी मां के पास खड़ा था, क्योंकि उस समय उस इलाके में काम करता था। एक मीडिया पर्सन आया, अपना डंडा लेके खड़ा हो गया। आपको कैसा लगता है? और जब मैं मिस्टर मुर्डॉक को मिला, मैंने कहा मुझे मेरे दर्द आपसे शेयर करना है। आज से कई वर्षों की पहले की बात हो रही है, अभी जो मुर्डॉक काम कर रहे उनके पिताजी की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा, ये क्या हो रहा है, हम देश को कहां ले जा रहे हैं। आपत्ति के समय एक समाज के रूप में हम कैसे करें। मुझे याद है जिस समय श्रीनगर में भूकंप आया, पीएमओ से हमारे यहां फोन आया, मोदी जी इतना बड़ा संकट है, आप क्या कर सकते हैं। भूकंप आया था मॉर्निंग में श्रीनगर में, कश्मीर की उस वैली में। हमें 5 बजे फोन आया, तो मेरे मन में पहला सवाल ये उठा कि मुझे इतना देर से याद क्यों किया। मेरे मन में ये विचार आया। फिर मैंने इंक्वायरी की, तो कई राज्यों को फोन किए थे, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं मिला था। सब राज्यों ने कहा था आपको क्या चाहिए, जरा लिस्ट भेज दीजिए, किस इलाके में भेजना है। साहब मुझे फोन आया, मैंने कहा बताइए कितने बजे भेजना है और कहां भेजना है। दैट वाज माय आंसर। दिल्ली की सरकार किसकी है, कश्मीर में कौन लोगों की सरकार है, दैट इज नॉट माय कंसर्न। मेरा काम है मानवता का। इस समय अगर मेरी सरकार कुछ कर रही है तो मुझे करना चाहिए।